हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लोकतंत्र, संविधान के गठन, और पढ़ चुके हैं हम लोग संघ राज्य क्षेत्र और प्रस्तावना, स्रोत। यानी प्रस्तावना हो गया, स्रोत हो गया, लोकतंत्र हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं, हमारे भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। फ्रॉम यूएसए, यानी कि यूएसए से लिया गया है। भारत में अधिकार मौलिक अधिकार है। भारत में अधिकार मौलिक अधिकार। तो कौन कौन से भारत के संविधान में अधिकार है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मानवाधिकार भी है। इट मीन्स हम देख रहे हैं सारे अपने अधिकार। तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? जो अधिकार भाग 3 में नहीं है लेकिन यह संविधान में है, वो संवैधानिक अधिकार है। जैसे संपत्ति का अधिकार संविधान में है लेकिन मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। जैसे 300A में चला गया है भाग 12 में, जो कि 31वां आर्टिकल था हमारा। कानूनी अधिकार क्या होता है? जो अधिकार संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर दिए जाते हैं उसे कानूनी अधिकार कहते हैं, और उसी को विधिक अधिकार भी कहते हैं। ये क्वेश्चन विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानून, संवैधानिक अधिकार, ये बीपीएससी टीआरई में आया था। तो जो अधिकार संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर दिया जाता है उसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कहते हैं। मानवाधिकार, जो मानव के लिए ज़रूरी है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो मानवाधिकार है। 1948 में UNDHR, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया। और यहाँ पे लिखा है कि कुछ मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार कौन कौन है? आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30। ये 29, 30 एक साइड, 15, 16 एक साइड, और 19 आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय को है वो 15, 16, 19, 29, 30। बाकी जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति को है, यानी भारतीय प्लस विदेशी सबको है। मौलिक अधिकार की विशेष महत्व क्या है? यदि व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का है 32वां आर्टिकल, जो कि संवैधानिक उपचार है। हाई कोर्ट जाने का है जो कि 226वां है। ओके, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार का संशोधन केवल विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। विशेष बहुमत, हम लोग बहुमत के प्रकार पढ़ चुके हैं कि बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। तीसरे में और 3 टाइप के होते हैं। आप ये चैप्टर देखेंगे विशेष बहुमत और बहुमत के प्रकार, तो उसमें मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल में कवर किए हुए हैं। तो विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है मौलिक अधिकार में संशोधन, इसके बिफोर नहीं किया जा सकता। साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार केवल विशेष परिस्थिति में ही हटाए जा सकते हैं। विशेष परिस्थिति मतलब इमरजेंसी टाइप की कोई संकट आ जाए तब हटाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार इनफोर्सिएबल है। इनफोर्सिएबल का मतलब प्रवर्तनीय है, यानी कि इस मौलिक अधिकार पे एक्शन लेती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जबकि डीपीएसपी है, जो कि डीपीएसपी इनफोर्सिएबल नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार का प्रकृति जो है, मौलिक अधिकार में प्राकृतिक अधिकार के तहत असीमित और निरपेक्ष नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार के तहत असीमित और निष्पक्ष नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार लिमिट्स, मौलिक अधिकार हमारे लिमिट में है। ये आगे देखते हैं। यानी कि जैसे कि ये मौलिक अधिकार नेगेटिव है। वैसे तो मौलिक अधिकार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो वो खुद बड़ा होता है, ये इसका प्राकृतिक अधिकार है। जो छीना नहीं जा सकता वो प्राकृतिक अधिकार है, यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। जॉन लॉक की अवधारणा है प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक, जो कि बहुत ही बड़े पॉलिटिकल
स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब प्राकृतिक अधिकार है। ठीक, जैसे सोने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, जीवन का अधिकार इत्यादि अधिकार, ये सब के सब मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। ज़्यादातर अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। मोस्ट थिंग है कि ज़्यादातर अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 14, कुछ अधिकार व्यक्ति के खिलाफ यानी कि निजी भी हो सकता है, आर्टिकल 17 में है। और निजी वाला हम जानते हैं आर्टिकल 21 में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। मूल अधिकार में 7 फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार थे। जब संविधान बना था उसको मूल अधिकार बोलते हैं। उस समय 7 थे, जबकि 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 31 में, और यहाँ से हटाने के बाद 300A भाग 12 में भेज दिया गया, जो कि एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया। और 19 सब क्लॉज ए 19 क्लॉज ए का सब क्लॉज F भी हटा दिया गया था, ये भी संपत्ति से रिलेटेड है, इसको भी भेज दिया गया 300A भाग 12 में। ये हुआ था मोरारजी देसाई की जब सरकार चल रही थी, 44वां संशोधन 1978, जो कि बिफोर इनके इंदिरा गांधी थी 76 में, उन्होंने भी 42वां संशोधन में बहुत कुछ बदलाव किया। 86वां संशोधन 2002 21A अधिकार यानी कि 86वां संशोधन 2002 में हुआ, जो कि शिक्षा का अधिकार दिलाता है, और ये बन गया हमारा जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार, जो कि भाग आर्टिकल 21A में है। कहाँ पे है? आर्टिकल 21A में। सिर्फ भारतीय नागरिक को 15, 16, 19, 29 और 30 है, और बाकी कुछ जो बच जाते हैं वो विदेशी प्लस में नागरिक यानी कि विदेशी लोग और भारत के लोग दोनों को प्राप्त है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, तो 15, 16, 19 और 29, 30। इसको आगे डिटेल में करेंगे तो ये आर्टिकल में कहते क्या हैं, आगे देखते हैं। यस, कंप्लीट दिख रहा है। नोट, फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। तो राज्य होता क्या है इसको हम देख लेते हैं, क्या है राज्य की परिभाषा, क्या है राज्य, कौन है, किसके विरुद्ध फंडामेंटल राइट है। जैसे संघ की संसद यानी केंद्र सरकार की संसद, संघ सरकार, राज्य की विधानमंडल, राज्य की सरकार, स्थानीय शासन या स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जिला परिषद बोर्ड है इत्यादि। अगर कोई भी संस्था जो सरकारी सत्ता का प्रयोग करती है वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। यानी कि राज्य कौन कौन है, तो कोई भी संस्था जो सरकारी सत्ता का प्रयोग करती है, नियम कानून बनाती है, वो सब राज्य के परिभाषा में आएंगे। विधि की परिभाषा आर्टिकल 13 में है, इसको आगे हम देखते हैं। ये जस्ट यहाँ पे 12वां में देखें कि ये सरकारी सत्ता का प्रयोग कौन है। जैसे नवरत्न कंपनियाँ हैं, उन सभी में जिनमें सरकार की सहभागिता है तथा नियम कानून बनाते हैं, वो सब के सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। यानी कि हमारा इन सब के खिलाफ फंडामेंटल राइट की जवाबदेही होती है। और 6 प्रकार के हैं, क्योंकि मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, अब एक हटा दिया गया संविधान वाला। 31वां संपत्ति, तो कौन कौन है, समानता का अधिकार है 14 से 18, ये सब जानते हैं आप लोग। स्वतंत्रता है 19, 20, 21, 21A, 22 शोषण के विरुद्ध और 23, 24 धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक 29, 30 अभी पढ़ेंगे, जो कि ये सिर्फ भारतीय को है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 13 में देखते हैं विधि। विधि क्या होता है, तो विधि की बात करें तो आर्टिकल नंबर 13 में यदि संविधान के द्वारा लागू होने का पूर्व, संविधान के लागू होने के पूर्व की कोई भी विधि, यानी 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले जो भी विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो उसे शून्य कर दिया जाएगा। यानी कि उन सभी विधियों को शून्य कर दिया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं। ओके, ठीक। उदाहरण में जैसे कानून बना बिहार के शिक्षक की सेवा में 1942 में, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 30 छात्र पर एक शिक्षक होंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार का समानता है यहाँ पे। हर विद्यालय में हेडमास्टर होंगे, ये भी ठीक है। लेकिन शिक्षक दलित नहीं होंगे, तो दलित नहीं होंगे तो ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इट मीन्स फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य कर देगी। क्या कर देगी? शून्य कर देगी। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट, ओहो लिखा नहीं, सॉरी, यानी कि हमने उदाहरण के तौर पे देखा कि अगर 30 छात्र पर एक शिक्षक हैं तो ये भी ठीक है। हर विद्यालय में हेडमास्टर होंगे, ये भी ठीक है। और एक अलग कंडीशन है कि शिक्षक दलित नहीं होंगे। तो यहाँ पे दलित नहीं होंगे, इसका मतलब दलितों के लिए ये हर्डल है, बाधा है, यानी कि उनका उल्लंघन अधिकार, मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। तो इस नियम को सरकार ख़त्म कर देगी। सरकार या कहें तो सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? संसद राज्य जो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, यानी कि संसद या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे या समाप्त करे। जैसे विवाद में क्या है? क्या संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार कम या समाप्त किया जा सकता है? क्या संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है और नहीं, यानी कि हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। जैसे उदाहरण में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद केस में कहा कि यस, मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है, हाँ, ठीक है। वहीं सज्जन सिंह केस में 1965 में कहा कि हाँ। लेकिन गोलकनाथ केस यानी पंजाब में 1967 में बोला नहीं, यानी कि गोलकनाथ केस में बोला कि मौलिक अधिकार को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि सज्जन सिंह केस 1965 में बोला हाँ, शंकरी प्रसाद केस में बोला हाँ, और 1967 में बोला नहीं। जैसे ज़मीन या हवेली छीनी जा रही थी, उस केस में हुआ क्या? गोलकनाथ केस में पंजाब में ज़मीन जिनके बहुत पड़े हुए थे जमींदारों के, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो जब छीनी जा रही थी तो गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, जिसमें 11 जजों की बेंच, ये दूसरी बड़ी बेंच है क्योंकि 76 में तो 13 थी, तो 11 जजों की बेंच में मौलिक अधिकार संशोधन नहीं, यानी मौलिक अधिकार में संशोधनीय नहीं है। भविष्यलक्षी अध्यारोपित सिद्धांत है। न्यायालय का निर्णय अब के बाद वाले वाद पर लागू होगा, यानी कि आज के बाद जितने भी वाद होंगे, केसेस होंगे, उस पर लागू होगा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। प्रत्यारोपण या अध्यारोपण नहीं कर सकते। निष्कर्ष क्या हुआ? गोलकनाथ वाद यानी केस के बाद राज्य ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा, ऐसा कोई कानून नहीं आगे बनाएगा, संशोधन नहीं करेगा जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का तो निष्कर्ष क्या हुआ? 11 जजों की बेंच से बैठी थी गोलकनाथ वाद के बाद, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई कानून या संशोधन नहीं बनाएगा जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो, क्योंकि ये सब भविष्य लक्ष्य अध्यारोपित सिद्धांत है। न्यायालय का निर्णय है, इसके बाद वाले बात पर लागू होगा। जो बीत गई सो बहत गई, यानी कि जो बन चुके हैं वो हो जाए, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। 24वां संविधान संशोधन 1971, आर्टिकल नंबर 13 में 24वां अनुसंधान संशोधन 1973 में 1971 में हुआ। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 4 368 का प्रयोग करके संसद विधान के किसी भी भाग
यानी कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। कब? जो कि आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग, क्योंकि ये बहुमत में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। 368 कठिन है, इसी को बोलते हैं लचीला और कठिन, लचीला और कठोर। तो ये कठोर वाली कैटेगरी में आता है। हमारा संविधान लचीला भी है, लचीला। तो ये जो लचीला वाला तो साधारण बहुमत से होता है, जबकि कठोर वाला संशोधन 368 के द्वारा होता है। इसका कंडीशन हम पढ़ेंगे, संशोधन कैसे कैसे किया जाता है। तो लचीला और कठोर में ये कठोर वाला है, ये लचीला नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में क्या है भैया? विधि कानून किसको कहेंगे, यानी विधि या कानून किसको कहेंगे, जो कि आर्टिकल 13 विधि के लिए बोलता है कि विधि परिभाषा। संसद के द्वारा बनाया गया कानून विधि कानून है, यानी कि विधि का कानून है। विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून है। अध्यादेश के द्वारा कोई भी बनाया गया आदेश कानून है। नियम या अधिसूचना के बनाए गए अधिसूच, यानी कि संसद के द्वारा कोई नियम कानून बनाया, विधायिका कोई नियम कानून बनाया, अध्यादेश के द्वारा, अध्यादेश से राष्ट्रपति 1 यस 123 आर्टिकल में अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश तब जारी होता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। नियम या अधिसूचना ये कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे बिहार में शराब बंद हो गया, बिहार में शराब बंदी है, तो ये नियम या कानून या अधिसूचना सरकार की। ठीक है, तो ये हमने 13 को पढ़ा। 13 में क्या क्या है विधि के अधिकार में, हमने यहाँ से देखा कि विधि के अधिकार से लेके ये सारा चीज़ यहाँ से यहाँ तक। अब आर्टिकल नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं 14। आर्टिकल नंबर 14 हम सभी जानते हैं क्या है। 14 आर्टिकल नंबर, यस, यहाँ से देखते हैं। समानता के अधिकार। समानता के अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 14 में कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होगा, सभी व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये जो समान संरक्षण है ये ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 14(1) में है। ब्रिटेन ये नकारात्मक है, जबकि सकारात्मक कानून का समान संरक्षण लिया जाएगा यूएसए में। कानून का समान व्यवहार समान परिस्थिति में, ये जो समान परिस्थिति की बात हो रही है यही पॉजिटिव चीज़ है। अब इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में क्या है। आर्टिकल नंबर 14(2) में यूएसए से लिया गया सकारात्मक है, जबकि आर्टिकल 14(1) में ब्रिटेन से लिया गया जो कि नकारात्मक है। कानून का समान व्यवहार या समान परिस्थिति में, समान व्यवहार समान परिस्थिति में होगा, ये आर्टिकल नंबर 14(2) यूएसए वाला कहता है। ठीक है, इसको देखते हैं कि है क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी किया है, तो एक तो पेशावर चोर है, यानी कि उसका काम ही चोरी करना है, उसकी सज़ा जो होगी, और एक भूख के कारण किसी व्यक्ति ने कोई खाने पीने के सामान चोरी की, चाहे जो भी, तो इसकी परिस्थिति भूख के कारण और चोरी करने वाले पेशा, इन दोनों की स्थिति अलग अलग है, समान नहीं है, तो इनकी सज़ा अलग अलग कंडीशन के द्वारा होगी। इसी को बोलते हैं आर्टिकल 14(2) फ्रॉम यूएसए सकारात्मक, यानी कानून का समान व्यवहार समान परिस्थिति में होगा। अगर परिस्थिति डिफरेंट है तो उनका व्यवहार भी अलग अलग होगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता ये 14 आर्टिकल बोलता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, समझ गए आप? थोड़ा यहाँ देखते हैं ये क्या है। ये है कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक, कानून का शासन नकारात्मक ब्रिटेन, प्रोफेसर डाइसी ने ये जो ब्रिटेन से बोला था कि हर व्यक्ति समान है, विशेषाधिकार का अभाव। ठीक, तो इसमें हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे। अब शॉर्टकट में नोट बनाए, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए क्या है। यस, चोरी वाला कंडीशन हो गया। इसको देखते हैं आर्टिकल नंबर 15। तो 14 में हमने सिर्फ ये देखा कि समानता ही नहीं, समानता के साथ साथ समान परिस्थिति की भी बात होती है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है कि राज्य नागरिक के साथ 5 आधार पर, केवल 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
जैसे धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, ये जो 5 आधार है, इन पांचों आधार पे भेदभाव नहीं होगा। जैसे भेदभाव कहाँ नहीं करेंगे? सार्वजनिक स्थान पर, भोजनालय, तालाब, कुआं, दुकान, स्नानाघाट, पार्क, मेला इत्यादि जगहों पे भेदभाव नहीं होगा। ये 15 की बात हो रही है। जिसे राज्य द्वारा महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। राज्य द्वारा महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये इसका भेदभाव की कैटेगरी में नहीं आएगा। विशेष परिस्थिति की बात हो रही है। जैसे आंगनबाड़ी में क्या है, बच्चों को आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को आई थिंक 5-6 साल से पहले के बच्चे होते हैं इसमें। जैसे कि किसी राज्य में महिलाओं को 50% है बराबरी आरक्षण, और किसी राज्य में 1/3 है, तो ये भी महिला के लिए ये इस भेदभाव में नहीं आएगा। जैसे मिड डे मील बच्चों के लिए, पोषण भोजन, पोषक युक्त भोजन गर्भवती महिलाओं को, ये विशेष परिस्थितियाँ हैं, इनको छूट दी जा सकती है, इनके लिए अलग से कानून व्यवस्था की जा सकती है। जैसे पंचायत में आरक्षण है 1/3, तो ये क्या है? ये भेदभाव नहीं है। जबकि आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य नागरिकों के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान। कहाँ भेदभाव नहीं करेगा? सार्वजनिक स्थान, भोजनालय, तालाब, दुकान, मेला, घाट, कुआं वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ, आर्टिकल नंबर 15(15)A में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। राज्य SC ST एवं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जस्ट ए मिनट। यस दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 15 हम कर रहे थे। 15 में क्या है, जो कि आप क्लास 11 के अधिकार समानता हो, क्लास 11 का लेसन 2 में देखेंगे, नागरिक अधिकार, उसमें अधिकार नाम का चैप्टर है। तो आर्टिकल नंबर 15 राज्य नागरिक के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था आर्टिकल नंबर 15, जो कि 15A के नाम से जाना गया। राज्य SC ST एवं शैक्षणिक संस्थानों में सेट करना पड़ता है। राज्य SC ST एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। जबकि संशोधन जब हुआ तो उसमें था कि राज्य SC ST एवं सामाजिक एवं पिछड़े रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये विशेष प्रावधान क्या है, कैसे देखते हैं। जैसे BPSC में, BPSC नहीं, OBC SC ST, बिहार में यदि कोई महिला से रिलेटेड बात करें, जैसे BPSC में PT पास कर लेते हैं आप, तो महिला को 50,000 रुपये मिलते हैं। तो ये भेदभाव की बात नहीं है, ये प्रोत्साहन है, बढ़ावना है। और जो लोग बैकवर्ड है, पीछे हैं काफ़ी, उनको आगे निकालने की एक तरीका है, सामाजिक संतुलन बनाने का आप कह सकते हैं। 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ, 93 अमेंडमेंट। इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 15(5) जोड़ा गया, 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया। राज्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण, राज्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात करता है। शिक्षण संस्थान में, ये जो 15(5) आर्टिकल है वो शिक्षण संस्थान की बात कर रहा है। सार्वजनिक निजी दोनों, यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों शिक्षण संस्थान, मतलब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। अर्ध सरकारी स्कूल हो, उसमें भी। नोट, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक तो खुद ही अपने एक समुदाय को ग्रोथ करवाते हैं, उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में हम देखेंगे। कब देखेंगे? आर्टिकल नंबर 29 और 30 में देखेंगे। तो हमने देखा कि 93वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, जिसमें राज्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकता है शिक्षण संस्थानों में। अब आया 103वां संविधान संशोधन EWS 103 2019 में हुआ, आर्टिकल 15 सब क्लास 6।
इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अगर पूछे EWS कब संशोधन हुआ जिसको 10% मिलना शुरू हुआ, तो वो 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का मतलब एक हॉरिजेंटल होना चाहिए ना, कि इस लाइन के ऊपर आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है और इस लाइन से कमज़ोर है, तो ये हॉरिजेंटल होना चाहिए, जबकि कुछ अलग ही हो गया है, इस पर विवाद है। जैसे हर जाति धर्म में हो सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर वर्ग तो हर जाति धर्म में हो सकते हैं, और मतलब अमीर और गरीब तो हर जाति में है, हर वर्ग में है, हर समुदाय में है। तो सिर्फ कुछ ही वर्गों को क्यों, इसी पे तो विवाद है कि कमज़ोर वर्ग तो हर जाति समुदाय हर व्यक्ति में हो सकता है, तो सिर्फ EWS में 10%। शिक्षा में हुआ है इसका, निजी और सार्वजनिक दोनों में, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ये EWS का 10% आरक्षण है। ये लिखा है क्षैतिज रूप से देखना चाहिए, यानी कि जब भी ऐसी बात करते हैं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो बात होती है कि एक लाइन है, इसके ऊपर वाले अमीर हैं, इसके ऊपर वाले गरीब हैं, जिनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो उसमें क्षैतिज रूप से देखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ इसमें मतभेद है बहुत सारी। जैसे गरीबी रेखा है, तो गरीबी रेखा क्या है, एक लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन, तो उसमें हॉरिजेंटल देखा जाता है। कैसा देखा जाता है, हॉरिजेंटल, जबकि यहाँ पे कुछ और ही है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है उसको देखते हैं। आप लोग स्पीड बढ़ा के देखिएगा, सुनना है, सिर्फ सुनिए आराम से, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और ये जितने सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो है ही है, और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी है। राज्य सरकारी नौकरी में अवसर की समानता प्रदान करेगा, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ, सरकारी नौकरी में। अभी जो हम आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 15 में सिर्फ शिक्षा की बात हो रही थी, शिक्षण संस्थानों की बात हो रही थी, जबकि अब आर्टिकल 16 में हम जा रहे हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड की बात करना। ठीक, भेदभाव नहीं करेगा। क्या हाँ नहीं करेगा, 7 आधार पर। कौन कौन 7 आधार हैं वो, जो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल स्थान, ये 5 वाले तो वो हैं जो कि आर्टिकल 15 में। 2 और जुड़ गया, उत्पत्ति, ओरिजिन, और निवास स्थान, यानी कि रेजिडेंस। संसद कानून बनाकर निवास को योग्यता बना सकती है, कानून बनाकर निवास को योग्यता बना सकती है। किसी खास सरकारी नौकरी के लिए निवास स्थान को योग्यता बना सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश में बना था, बट अब खत्म कर दिया गया है। अगला देखते हैं, नागरिकों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। नागरिकों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, आर्टिकल 16 में यह। धार्मिक संस्थान में किसी पद पर विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सीट या पद आरक्षित की जा सकती है, क्योंकि चूँकि धार्मिक संस्थान है तो जो जिस धर्म को फॉलो करेगा उसे तो उसे बेटर समझ सकता है। जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, मदरसा, मठ, गुरुकुल इत्यादि में अपने अपने उनके धर्मगुरु, अपने अपने पुरोहित, अपने अपने मौलवी वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक, तो ये हम समझ गए यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन आ रहा है कि पिछड़ा कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन है, इसको थोड़ा समझते हैं कि पिछड़ा किसे कहते हैं, पिछड़ा है कौन। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आया। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया, 1953 में। केलकर आयोग जिसको बोलते हैं, अध्यक्ष काका केलकर थे। इनकी सिफारिश लागू नहीं किया गया, सिफारिश तो नहीं दिया 1953 में, लेकिन सिफारिश को लागू नहीं किया गया। फिर 53 के बाद 1979 में सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग गया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। अध्यक्ष बने बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के आई थिंक पूर्व सीएम रह चुके हैं। यस, 1980 में रिपोर्ट सौंप दी इन्होंने। 79 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना सेकंड वाला, 1980 में रिपोर्ट सौंप दी,
पिछड़ा वर्ग कौन है। तो रिपोर्ट में क्या था इनके कि जितनी ये जाति हैं 3743 जातियां हैं जो पिछड़ा हैं। अब नॉमिनेटेड उनको लिस्टेड किया गया। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की, देखते हैं क्या सिफारिश किया इन्होंने सिफारिश किया कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मंडल आयोग ने सिफारिश किया या आयोग ने मांग किया कि 27% आरक्षण फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, लेकिन 1990 में लागू हुआ। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, 89 में बना, 80 में रिपोर्ट आया और 90 में लागू हुआ। किसने लागू किया, बीपी सिंह की सरकार ने। ये बीपी सिंह की सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह है, सीएम और पीएम दोनों रह चुके हैं। और ये रिपोर्ट किनकी थी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये भी बीपी मंडल हैं और ये बीपी सिंह है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन बीपी सिंह की सरकार चली गई, यानी सरकार ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, जबकि इन्होंने लागू किया। 1991 में आरक्षण, 91 की जब बात आई तो उस समय पीएम नरसिम्हा राव बने। ये वो दौर चल रहा है जहाँ पे सरकारें आती जाती रहीं, बहुत जल्दी तेज़ी से ये सब बदलाव हो रहा था। सरकार बनी, सरकार गिर गई, सरकार बनी, सरकार गिर गई, उस समय की बात चल रही सब। ओबीसी आरक्षण नरसिम्हा राव ने लागू कर दिया। ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5% और ईडब्ल्यूएस 5%, जो अभी की बात कर रहे हैं। टोटल ये तो मिला जुला के 59.5% हो गया, जबकि एक अलग ही केस था। तो देखते हैं, नई सरकार आई 1991 में। 1991 में आई, बीपी मंडल, पीएम थे वीपी सिंह। व्हाट आई नो, सॉरी, नरसिम्हा राव चाहते थे, क्या कंफ्यूजिंग है। हाँ, नई सरकार आए, पीएम बने, पीएम बने कौन, नरसिम्हा राव। और वो चाहते थे कि 27% ओबीसी को मिल जाए, 10% ईडब्ल्यूएस को मिल जाए। आर्थिक पिछड़ा वर्ग ये हैं और ये है, ठीक। और ये सारी चीज़ें आप देखे ही हैं कि 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी और ईबीसी यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड 10%। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो फिर विवाद क्या हुआ कि आगे चल के एक ये जो 59.5% हुआ, तो ये थोड़ा सा आगे डिस्कशन में आया। क्या आया, इंदिरा साहनीवाद केस। इंदिरा साहनीवाद केस में क्या हुआ, यस, 1992 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि आरक्षण समानता को बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, एक्सप्लेन किया कि जो आरक्षण है ये समानता को बढ़ाता है। जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ खास जाति के लोग ही पिछड़े हुए हैं, क्योंकि भेदभाव पहले जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इससे भी बहुत सारा इफेक्टेड है। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। यही जो 50% अधिक नहीं हो सकती, जो कि जब पीवी नरसिम्हा राव ने जब अप्लाई करवाया तो 59.5 हो गया, जबकि इंदिरा साहनीवाद में 50 से अधिक नहीं होने की बात कही। जो ईबीसी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, यानी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ईबीसी प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। ये एक्सप्लेन कौन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। देन हुआ क्या, बट जब 77th अमेंडमेंट हुआ तो उसमें दे दिया गया, SC ST को प्रमोशन की बात कही गई, ठीक। पदोन्नति की बात कर रहे हैं तो ये प्रमोशन वाली बात आ गई यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं, कवर करते हैं। पदोन्नति क्या होती है। 77वां संविधान संशोधन 1995, इसके द्वारा SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। इसके लिए आर्टिकल 16(1) में नए उपबंध 16
सॉरी आर्टिकल 16 में नया बंद 16A जोड़ा गया जो कि प्रमोशनल चीज़ है। देखते हैं आगे। और इसमें क्या हुआ कि बैकलॉग की व्यवस्था हुई। बैकलॉग मतलब पुरानी भर्ती में बचे हुए सीटों को अगली नई भर्ती में जोड़ देना, इसको बैकलॉग कहते हैं। 81वें संविधान संशोधन 2009, इसके द्वारा आर्टिकल 16(4)B जो 81वें संविधान संशोधन हुआ 2009 में, इसके द्वारा 16(4)B इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया किसी श्रेणी की आरक्षित सीटों को जो पिछले वर्ष रिक्त रह गया है उसे अगले साल उसी श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये हुआ बैकलॉग। क्रीमी लेयर क्या होता है उसको देखते हैं। इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर को परिभाषित किया और बताया। क्रीमी लेयर का मतलब जनरल लोग हैं, जो कुछ लोग हैं। अवधारणा प्रस्तुत की सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तर्ज पर केंद्र सरकार ने रामनंदन समिति का गठन किया। तो ये क्वेश्चन आया था पता नहीं किस एग्जाम में कि रामनंदन समिति के द्वारा क्रीमी लेयर की बात हो रही थी का गठन किया गया, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग का सुझाव दिया। यानी कि रामनंदन समिति ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, कैसे है, सुझाव दिया। ठीक, तो ये रहा सब आर्टिकल 16 के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, जो बढ़ावा देगा उसे दंड दिया जाएगा। यानी कि जो लोग भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देंगे उसको दंड दिया। दंड कितना? 6 महीने से लेकर 5 साल तक दिया जा सकता है। अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं है, यानी कि संविधान में अस्पृश्यता क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। दंड देने के लिए कानून बनाया गया। कब? संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। लेकिन इससे भी लोग जब बाज नहीं आए तो एक और 1976 बना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी क्या बना? नागरिक अधिकार संरक्षण विधि अधिनियम 1976, यानी कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 55 में बना। फिर इसी को अगले 76 में 1976 में, यानी कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है? जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना अस्पृश्यता है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना अपमान है, ये भी अस्पृश्यता है। सार्वजनिक स्थान पर बैठने से मना कर देना, ये भी अस्पृश्यता की बात हो रही है। जैसे आटा चक्की, सार्वजनिक स्थान, पार्क, तालाब इत्यादि जगहों पे जाने के लिए मना कर देना, ये सब क्या है? ये सब अस्पृश्यता का है। यानी संसद ने कानून पारित किया और इसका नाम बदलकर 1976 में रख दिया नागरिक अधिकार संशोधन अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। आगे पढ़ने जा रहे हैं हम अत्याचार। इसी पे थोड़ा और आगे डिटेल प्रकाश डालते हैं क्या। यस, अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट, जिसको SC/ST एक्ट बोला गया, अत्याचार निवारण एक्ट बोला गया। SC/ST एक्ट में 22 प्रकार, कितने प्रकार के? 22 प्रकार के अत्याचार की बात की गई है। SC/ST पर 22 प्रकार का किया गया अत्याचार इस कानून के तहत आएगा। जैसे कि बेगार करवाना, वोट डालने के लिए दबाव डालना, इसके लिए बेगार करवाना, और भी सारी चीज़ें होंगी। 22 प्रकार है तो इसके लिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी एवं तत्काल गिरफ्तारी होगी। सोचिए कितना ज़्यादा फोर्सली बनाया गया। साल 1989 संसद कानून बनाकर अत्याचार निवारण अधिनियम को और मजबूत बनाया। यस, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? ये 18 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 19 स्वतंत्रता है और फिर आगे बढ़ जाएगी बहुत सारी चीज़ें। आर्टिकल नंबर 18 क्या है, थोड़ा सा इसे कंप्लीट करते हैं। राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर, यानी कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधि दे सकता है। जैसे कि सैन्य में कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, ब्रिगेडियर हो गया। शैक्षण में डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, प्रोफेसर हो गया इत्यादि, ये सब दिए जा सकते हैं उपाधियाँ। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य, यानी भारतीय नागरिक विदेशी देशों से, विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा।
अगर कोई विदेशी लाभ के पद पर है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति लाभ के पद पर है बैठा है, तब उस पर उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। भारतीय नागरिक या विदेशी लाभ के पद पर बैठा हो तो वह उपहार ले सकता है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की अनुमति के माध्यम से। जैसे मोदी जी भी लेते हैं अलग अलग देशों से सम्मान, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। यहाँ पर लिखा है उपाधि का अर्थ क्या है। जैसे उपाधि एक पदवी है, इसका प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे लगा सकता है। ठीक। 1954 में हुआ क्या? कब? 1954 में भारत सरकार पद्म पद्म 1954 में भारत सरकार पद्म पुरस्कार की घोषणा करी। ठीक, कि भारत रत्न दिए जाएंगे, पद्म भूषण दिए जाएंगे, पद्म विभूषण दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो 54 में शुरू हुआ, 78 में इसका विरोध हुआ, JB कृपलानी ने विरोध किया। जनता पार्टी की सरकार ने पद्म भूषण यानी जितने पद्म पुरस्कार थे वो समाप्त कर दिया। कौन? जनता पार्टी की सरकार ने। परंतु 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने पुनः इसको शुरुआत कर दी। कि भैया ये सम्मान है, पदवी है, इसके लिए कोई टाइटल नहीं दिए जा रहे हैं, एक पद है, सम्मान। ठीक, तो ये रहा हमारे उपाधियों का अंत। और अगर ये बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं, पढ़ने जा रहे हैं हम आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल नंबर में क्या है, हम सोच रहे हैं कि वीडियो में समेट दिया जाए सारे आर्टिकल अधिकार, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बना दिया जाए, पता नहीं फिर टाइम मिले ना मिले। यस, आर्टिकल नंबर 19 से 22 हम जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जाना जाता है। मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे, स्वतंत्रता के अधिकार थे, लेकिन अब इसे 6 कर दिया गया है। आर्टिकल 19 के तहत नाउ 6 टाइप ऑफ एट द प्रेजेंट। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31वां था, उसको हटा दिया गया, और हटाने के बाद आर्टिकल नंबर 300A भाग 12 में भेज दिया गया। अब कानूनी अधिकार बन गया है, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार अभी हम पीछे पढ़े हैं, कानूनी अधिकार उसे कहते हैं जो संसद विधानमंडल अपने कानून बना के हमें अधिकार देती है। ठीक है। 19A में बोला गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो अभिव्यक्ति है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस अभिव्यक्ति में प्रेस की आज़ादी भी है, प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है। ठीक, इस अभिव्यक्ति में मौन रहने का भी अधिकार है, मौन रहने का अधिकार है। जैसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम मौन रहें या साइलेंट रहें। आज़ादी यानी प्रेस की आज़ादी है, मौन रहने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है। जैसे ये जो मौन रहने की आज़ादी कब दिया गया? इमैनुअल केस, जो कि 1986 में हुआ। इमैनुअल केस क्या है? केरल में हुआ क्या कि केरल में 3 बच्चे स्कूल में राष्ट्रगान गाने से मना कर दिए, और ये धीरे धीरे बवाल बड़ा हो गया, क्योंकि जब स्कूल में बच्चों को स्कूल से फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, फिर इस पे केस लंबा चला, और फिर आया कि मौन रहने का अधिकार 1986 में। फिर एक और केस आया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना व्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है, यानी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है अपने घर पे, अपने दुकान मकान, अपने ऑफिस वगैरह वगैरह, ये भी फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो अभिव्यक्ति में बहुत कुछ है। जैसे एक फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट को गुलाम नबी आज़ाद केस में मौलिक अधिकार बनाया गया है, यानी जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो सब भी हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है क्या क्या? यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, मौन रहने की आज़ादी, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आज़ादी, इंटरनेट वगैरह यूज़ करने की आज़ादी, ये सब हमारी स्वतंत्रता है। 19B में लिखा है, 19 क्लॉज ए सब क्लॉज बी में शांतिपूर्ण और सशस्त्र रहित, यानी शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है।
इसके लिए 2 सीमाएं हैं, आगे हम पढ़ेंगे। 2 सीमाएं क्या हैं? जिसमें आप सम्मेलन या करते हैं, सभा बिठाते हैं, तो उसमें संपूर्णता या अखंडता की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। लोक व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। संगठन बनाने की शक्ति है, जैसे सहकारी समितियां बनाते हैं हम लोग, बनाने का ये जोड़ा गया है 97 संशोधन 2011 में। कब जोड़ा गया? 97 संशोधन 2011 में। यस, आगे देखते हैं। भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी भी आज़ादी है। भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी है। संपत्ति का अधिकार है, यही संपत्ति का अधिकार जो एफ था, इसको यहाँ से हटा दिया गया। 44वां संशोधन 1978 खत्म कर दिया। व्यक्ति अपनी संपत्ति को खरीद बेच सकता था, परंतु अब समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कानूनी अधिकार हो गया। अब भी करते हैं, बट ये अब कानूनी अधिकार के रूप में आ गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 300A में चला गया, भाग 12। यस, भाग 12 में। रोजगार की स्वतंत्रता है, यानी कि ये सब हमारी स्वतंत्रताएं हैं। ठीक, तो क्या क्या स्वतंत्रता हमने देखा? विचार और अभिव्यक्ति, शांति और शस्त्र रहित, संगठन बनाने की सहकारिता समिति, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं, यानी कि वहाँ रहने की व्यवस्था है। जैसे कि तमाम इस राज्य से उस राज्य में लोग जाके रहते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, कमाई वगैरह सब करते हैं। रोजगार की भी। अब ये जो 6 प्रकार हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है। यस, ये 6 अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, वो सीमित हैं, असीमित नहीं है। असीमित नहीं है, राज्य इन पर सीमा लगा सकती है। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर 8 प्रकार की सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ये कौन कौन सी सीमाएं हैं वो देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई आप बात ना करें, ऐसा कोई बोलबाला ना कर दें जिससे राज्य में असुरक्षा फैल जाए। विदेशी राज्यों से संबंध नहीं। लोक व्यवस्था पर कोई असर नहीं होना चाहिए। सदाचार आपका रहना चाहिए, यानी कि आपकी वजह से ऐसा ना हो कि पब्लिक में ये वो वगैरह वगैरह, तो ये सीमाएं लगा सकती है। न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। मान हानि की ऐसे काम ना करें जिसमें मान हानि की केस आ जाए। अपराध के लिए उकसाना, ये भी एक गड़बड़ बात है। इसी अपराध के उकसाने के लिए हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि आई थिंक सिरोल ने तिलक जी को बोल दिया था कि ये अतिवादी हैं, तो ये मान हानि करने के लिए वो तिलक जी लंदन चले गए थे। ओके, तो आगे देखते हैं। ये 19A का सब क्लास ए में देखें कि हम 8 प्रकार की सीमाएं में बाधित हैं। 19B में क्या है? 19AB, इसकी सीमाएं 2 प्रकार की है, जो कि शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करना था। संप्रभुता या अखंडता, लोक व्यवस्था को बनाए रखना है। 19C में क्या कहते हैं कि 3 प्रकार की सीमाएं हैं। सहकारी समिति, 3 प्रकार की सीमाएं हैं। सदाचार बना रहे, लोक व्यवस्था बनी रहे, संप्रभुता और अखंडता भी बनी रहे। 19C में सहकारी समिति 97 संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। सहकारी समिति, जैसे बहुत सारे गांव देहात में हम देखते हैं छोटे छोटे सहकारी समितियां बनाई गई हैं। जैसे कोई 8-10 महिलाएं मिलके कोई सामान बना रही हैं या कुछ कमेटी वगैरह चला रही हैं। 19A-D में क्या है? आवागमन की आज़ादी। आवागमन की आज़ादी, इस पे 2 प्रकार की सीमाएं हैं, जैसे जनहित या सार्वजनिक हित। जनहित या सार्वजनिक हित की देख, एसटी के हित, यानी एसटी जाति के जैसे अलग अलग, जैसे अंडमान निकोबार में सेंट्रली जातियाँ हैं, जारवा है, पता नहीं और कौन सी जाति हैं वहाँ पे। तो ये आवागमन की आज़ादी है, लेकिन हर जगह आवागमन से कहीं मतलब रोक टोक भी है, सीमाएं हैं। अगले में है कि 19A में कहीं भी बसने की जो आज़ादी है, इसमें भी ये 2 प्रकार की सीमाएं लगाई जा सकती हैं।
रोजगार की स्वतंत्रता है, इस पर सीमा क्या लग सकती है? राज्य द्वारा योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक योग्यता होती है, इस योग्यता को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। जैसे किसी व्यवस्था पर राज्य का अधिकार हो, ठीक, तो ये है रोजगार स्वतंत्रता की सीमाएं। तो हम स्वतंत्रता है, हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। यानी कि आज़ादी तो है, स्वतंत्रता है ये सब करने की, लेकिन सीमाएं भी हैं, उसको भी ध्यान रखें। आगे आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अपराधी ठहराए जाने से आरक्षण। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका किया गया अपराध उस वक्त के कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसका अर्थ यह है कि भूतलक्षी कानून व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, परंतु दीवानी कानून भूतलक्षी हो सकती है। फौजदारी और दीवानी आप जानते हैं, फौजदारी मारपीट से रिलेटेड होता है, दीवानी सिविल से रिलेटेड होता है। इसमें है कि 3 प्रकार के हैं। अपराधी ठहराए जाने पे 3 प्रकार क्या क्या हैं? दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, आत्म का प्रावधान नहीं है कि खुद ही अपना गवाही नहीं दे सकते, तब तक नहीं जब तक कि कृत्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो, तब तक मान्य नहीं है। दोहरे दंड की मनाही है, ये फ्रॉम यूएसए यानी कि यूएसए से लिया गया। एक अपराध के लिए एक सजा होगी, परंतु इसका उपयोग प्रशासनिक या विभागों के द्वारा एक बार से अधिक हो सकता है। ओ माय गॉड, प्रशासनिक या विभागों के द्वारा एक बार से अधिक हो सकता है। यह सिर्फ न्यायपालिका के द्वारा लागू होगा। आगे क्या है? आत्म अभिशंसन की मनाही करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के माध्यम से, यानी कि अपने विरुद्ध ही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि अपना मारना पीटना, टॉर्चर करना वगैरह वगैरह, जैसे पुलिस वाले करते हैं रिमांड रूम में, परंतु व्यक्ति को न्यायपालिका की इजाज़त से टॉर्चर किया जा सकता है। जैसे नार्को टेस्ट वगैरह होता है ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि होना चाहिए या नहीं। ठीक, तो ये हम आर्टिकल 20 की बात कर रहे थे। अब आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ब्रॉड सेंस में सबसे बड़ा आर्टिकल यही है, 21वां। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, हम सबको मालूम है। जब हम सोर्स पढ़ रहे थे संविधान के स्रोत, तो वहाँ पे हम पढ़े हुए हैं इसको। एके गोपालनवाद में क्या हुआ? 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन की सीमित व्याख्या कर दी कि जीवन का अर्थ जिंदा रहना मात्र माना गया। कब? 1950 में एके गोपालन में। लेकिन आगे क्या हुआ? मेनका गांधीवाद में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन की व्यापक व्याख्या की कि कहा कि जीने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, और भी साथ में इसके बहुत सारा कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार का मतलब बताया गरिमा के साथ जीना, रिस्पेक्ट, सम्मान, डिग्निटी के साथ जीना। अपना पक्ष रखने का अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार है। हाँ, विदेश यात्रा है आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। जबकि भारत में कहीं भी बसने और घूमने की आज़ादी थी आर्टिकल नंबर 19 में। वो भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने बसने की आज़ादी थी। जबकि आर्टिकल 21 में विदेश भ्रमण का अधिकार है। पर्यावरण स्वच्छ का अधिकार है हमें, रोजी रोटी का अधिकार है, निजता का अधिकार है, निद्रा का अधिकार है, इवन अपने मनपसंद की शादी करने का अधिकार है। तो ये बहुत आगे चल के ब्रॉड सेंस में होता है आर्टिकल नंबर 21। और 21 में देखा जाए तो इसमें एक हुआ क्या कि साल 2011 में बाबा रामदेव, क्या नाम सुना ही हम सब लोग,
साल 2011 में बाबा रामदेव वाद केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निद्रा का अधिकार दिया। जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 में निद्रा का अधिकार जोड़ा गया। शादी का अधिकार 2018 में शक्ति वाहिनी वाद था, यानी शादी करने का अधिकार, अपने मनपसंद की शादी करने का अधिकार किस में दिया गया? शक्ति वाहिनी वाद में। निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस में 2017 में आया। नवजोत सिंह जौहर नवतेज सिंह जौहर वाद में उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता अपराध नहीं है ये माना। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं होगा। सेक्शन 377 में समलैंगिकता आप लोग समझ रहे हैं ना, सेम लिंग, सेम जेंडर के एक साथ रहते हैं। आर्टिकल 21 क्या मृत्यु का अधिकार देता है? इसमें दो कंडीशन है, हाँ भी और ना भी। क्या है इसको देखते हैं। 2011 में एक केस आया, अरुणा सानवाग केस, मृत्यु दंड के बारे में। सक्रिय मृत्युदंड और निष्क्रिय मृत्युदंड, यानी कि सक्रिय दया मृत्यु, निष्क्रिय दया मृत्यु कुछ शर्तों के साथ लागू हो सकता है। कौन? निष्क्रिय, सक्रिय वाला नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, रक्षा प्रणाली से जीवित है, बहुत कष्ट हो रहा है उसको, वो खुद इच्छा जाहिर कर रहा है कि अब मुझे नहीं जीना है, और उसकी सिर्फ रक्षा प्रणाली यानी कि वेंटिलेटर ऑक्सीजन मास्क हटाने के बाद उसकी डेथ हो सकती है, तो इस कंडीशन में दया मृत्यु सोचनीय है, विचारणीय है, हो सकता है। आर्टिकल 21 में ही 86वां संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में तो आया ही आया, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है, जो कि अभिभावकों को जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, आगे देखेंगे उसको। 22 में मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। 22 में मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से तो एक निवारक नज़रबंदी होता है, एक नॉर्मल गिरफ्तारी होती है। इसको देखते हैं। आपके गिरफ्तार होने का कारण बताया जाएगा। 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी आपकी। मनपसंद व्यक्ति से परामर्श का अधिकार होगा, यानी वकील आप चुन सकते कर सकते हैं, परंतु यह अधिकार दो व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। वो कौन दो व्यक्ति हैं? एक तो शत्रु, विदेशी आदमी कोई शत्रु है, उसको वकील करने का अधिकार नहीं है, और जिन्हें निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा उनको भी वकील करने का या 24 घंटे का अधिकार नहीं है। ना तो ये वकील कर सकते हैं और ना ही 24 घंटे का इनका बिफोर मजिस्ट्रेट्स, जबकि नॉर्मल गिरफ्तारी में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है और बताना पड़ता है। आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम से स्वतंत्रता। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम से देखिए क्या है, महिला पुरुष एवं बच्चों को की खरीद बिक्री, बेरोजगारी इत्यादि से के विरुद्ध अधिकार है। इससे निपटने के लिए सरकार ने नए कई कानून बनाए हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये यहाँ पे मिस हो गया, ये कब बना, कैसे बना, डेट हमको मेंशन करना चाहिए, देखेंगे। 24वां क्या है? ये 24वां, इसको हम दूसरे जब कॉपी में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि यस, मैं दिखा देता हूँ। यस, जब ये पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये 23वां 24वां क्या है, कैसे है, मतलब उस टॉपिक में भी कवर करेंगे। यस, कहाँ है? सॉरी, वेयर इज दिस? यस, ये रहा 23वां 24वां। अगर हम देखें इसमें, तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि
मानव का दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्श्रम यानी फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब के सब मना किया गया है। बेगार मतलब बगैर भुगतान का, बलात्श्रम का मतलब होता है बगैर इच्छा का, निजी व्यक्ति और राज्य दोनों को मना किया गया। कोई निजी व्यक्ति भी ये सारे काम नहीं कर सकता और राज्य भी नहीं कर सकता। खरीदारी नहीं होगी बुरे उद्देश्यों के लिए, यानी कि महिला, बच्चे और कमज़ोर बुरे उद्देश्यों के लिए खरीदारी नहीं होगी, दास्ता भी नहीं। अनैतिक व्यवहार अधिनियम बनाया गया 1956 में अनैतिक व्यवहार अधिनियम बनाया गया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनाया गया। आई थिंक इन दोनों में से कोई, ये बंधुआ वाला शायद पूछा था पेपर में, क्या था। ये सब करने में दंड का प्रावधान है, दंड दिया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? आर्टिकल 24, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखाना फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता। इसके लिए अधिनियम बनाया गया, कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1900, ये जो माइंस होते हैं खान, कोयले की खान, पत्थरों की खान, पता नहीं कौन कौन सी खान, 1952, और बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986। इन सब में दंड का प्रावधान है। इसका अपवाद क्या है कि राज्य सार्वजनिक कार्य में लगा सकते हैं, यानी बच्चे, महिलाओं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उस सार्वजनिक जो कार्य है नॉर्मल घरेलू, उसमें लगाया जा सकता है। राज्य प्लस निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, यानी कि ये भी दोनों के विरुद्ध है। आर्टिकल 23 भी विरुद्ध है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इसको हम पढ़ेंगे इस नोट्स को अगली बार में। तो अभी देखते हैं हम यस, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। आई थिंक 23, 24, 32, 33 ख़त्म हो गया, बस 2 पेज और है। 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए ओपन है। हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी धर्मों के लिए ओपन है। हिंदू का मतलब होता है हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख। सिखों को कृपाण रखने की अधिकार है। उनके 5 ककार होते हैं, जैसे केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ये सब उनके मौलिक अधिकार हैं, मतलब धार्मिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को 3 आधार पर सीमित किया जा सकता है। 3 आधार पर सीमित किया जा सकता है। ये क्या क्या है? जैसे कानून व्यवस्था का अगर हनन होगा तब सीमित किया जा सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो वहाँ पे भी इसको सीमित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए व्रत उपवास वगैरह करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल खाते हैं जिससे नुकसान हो सकता है, तो उसको मनाही हो सकती है खाने पीने से परहेज। जैसे बकरीद मना रहे हैं आप लोग, अब बकरीद में पता चला कि बकरे में खास बीमारी फैली है, तो उस समय सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, मना करेगी। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 26 की बात करें, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामले का प्रावधान का अधिकार है, परंतु इसके द्वारा दूसरे नागरिक के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे नव युवा शक्ति समुदाय बनाते हैं, फलाना संगठन बनाते हैं, पंडाल में डीजे बजा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर इससे किसी और को नुकसान हो रहा है, जैसे नॉर्मली टाइम है कि 10 से 11 बजे नाइट तक बंद कर देना चाहिए सब कुछ, उसके बाद नहीं। आर्टिकल नंबर यानी कि जो 26 है वो नागरिक अधिकार को वंचित नहीं करेगा, नहीं किया जा सकता। कर 27वां में कर की बात होती है कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त धन को किसी विशेष धर्म की बढ़ोतरी के लिए लगाया जाए या उन्नति के लिए लगाया जाए, तो ये भी मनाही है। आर्टिकल 28 में क्या है? इस आर्टिकल 28 में देखते हैं क्या है। शैक्षणिक यानी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मनाही है।
कहाँ मनाही है, कहाँ नहीं मनाही है, उसको देखते हैं। धार्मिक शिक्षा की मनाही है, इस बात को बताता है कि शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। ठीक, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, इस पर आगे देखते हैं। कहीं दी जा सकती है और कहीं पे नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा वित्त पोषित, अगर राज्य सरकार के द्वारा वो वित्त पोषित है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे सरकारी स्कूल में, एडेड स्कूल जो होते हैं राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जा सकती है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, तो इन दोनों में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती। जैसे अन्य में दी जा सकती है, जैसे कि डीएवी स्कूल होता है उसमें दी जा सकती है, जैसे जबकि अन्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में ही दी जा सकती है, जैसे हवन, पूजा पाठ, आरती वंदना। सरस्वती पूजा में शिक्षक सहायता, हाँ सरस्वती पूजा में शिक्षक सहायता नहीं करते, ये खुद बच्चे करते हैं। जबकि गणतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता दिवस में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं अब 29-30 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाएंगे अगले टॉपिक पे। 29-30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। 29 में प्रत्येक नागरिक को अपने समुदाय को अधिकार, संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति का यानी अधिकार देता है कि आप अपने समुदाय के अधिकार को संरक्षण कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे अपनी भाषा, लिपि बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, उसके लिए आप उसकी बढ़ोतरी के लिए काम कर सकते हैं। 30 में बोलता है, आर्टिकल 30 में बोलता है अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषा के आधार पर संस्था बना सकते हैं। जो भी अल्पसंख्यक है उनका संरक्षण जरूरी है और वो अपने आगे के लिए धार्मिक पे, भाषा पे अपना संरक्षण और नियम कानून बना सकते हैं, क्योंकि वो धार्मिक की बात है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक की बात है। जैसे भाषा में नव नालंदा बिहार में आप जानते हैं पाली भाषा का संरक्षण का अधिकार है। नागालैंड में आपने देखा, हाँ ये रहा, नागालैंड में एक भाषा है जिसको बोलने वाले सिर्फ 16 लोग बचे हैं, तो उन लोग का भी संरक्षण है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि खासकर यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को, खास करके यह अल्पसंख्यक के अधिकारों को पूरा करता है। आर्टिकल 29 के तहत नागरिक के प्रत्येक वर्ग को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करे। इसमें भारत में विविधता बनी रहेगी, इस कारण भारत में विविधता बनी रहेगी, जिसको हम बोलते हैं अनेकता में एकता। क्या बोलते हैं? अनेकता में एकता। अगर सरकार को धार्मिक शिक्षण संस्थान के जमीन का अधिग्रहण करना हो तो उसे बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। संविधान यह नहीं बताता कि धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है, संविधान यह नहीं बताता कि धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है, तो इसको कौन बताएगा। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बना। ठीक, इस अधिनियम में क्या हुआ, यह तय किया गया कि भारत में बहुसंख्यक के अलावा सब अल्पसंख्यक होंगे। यानी कि यह तय किया गया कि भारत में बहुसंख्यक के अलावा हर कोई अल्पसंख्यक है। अगर मंत्रिपरिषद तय करेगी या ये तय करता है, केंद्र सरकार की ये मत है कि भैया आप तय करो, तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर अल्पसंख्यक कौन है उसकी कैटेगराइज कर सकते हैं। 92 के बाद 1993 में क्या हुआ कि इसके सलाह पर ये सब अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी ये थे, और जबकि 2014 में जैन को भी शामिल कर लिया गया। तो अल्पसंख्यक कौन है ये केंद्र सरकार बताएगी, संसद बताएगी, पब्लिक बताएगी। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को धार्मिक भाषाई आधार पर शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार देता है। ठीक है, ये आगे चलते हैं। और आर्टिकल 31 को हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 31 में क्या था, प्रॉपर्टी का अधिकार था, जो कि ख़त्म कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी की सरकार थी, भाग 12 में इसको भेज दिया गया। आर्टिकल 300A में धार्मिक अधिकार विधिक बना गया, यानी कि संवैधानिक अधिकार विधिक अधिकार बन गया। 19A F में भी था, आप अपने मन
के अनुसार अपने संपत्ति को खरीद बेच सकते थे, इसको भी बेच दिया गया 300A में भाग 12 में। आर्टिकल 32 हम लोग सभी जानते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है 32 में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी अम्बेडकर साहब ने बताया कि आर्टिकल 32 ही संवैधानिक उपचार और अधिकारों का उपचार है, संविधान की आत्मा है। अर्थ सुप्रीम कोर्ट इसका शक्ति यानी फंडामेंटल राइट का संरक्षण करता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है। हाई कोर्ट 226 आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के तहत ये दोनों रिट जारी करते हैं। रिट, अब आप जानते हैं रिट 5 प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब होता है आदेश। आदेश, वो आदेश कौन कौन है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आदेश किसे दिया जाएगा? निजी व्यक्ति को, यानी सुप्रीम कोर्ट निजी व्यक्ति को भी बोल सकता है और लोक अधिकारी को भी बोल सकता है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्ति भी और लोक अधिकारी को भी, दोनों को दिया जाता है। परमादेश, परमादेश का मतलब होता है आदेश जारी लोक अधिकारी को, यानी परमादेश सिर्फ लोक अधिकारी को दिया जाता है। इसमें निजी व्यक्ति नहीं है, जबकि इसमें हैबियस कॉर्पस में बंदी प्रत्यक्षीकरण में निजी भी है सरकारी भी है। परमादेश में सिर्फ सरकारी लोक अधिकारी को दिया जाएगा, जो अपने कार्य को निर्वाह करने के लिए कहता है कि आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस कार्य को करिए, संभालिए। इसका अपवाद है कि परमादेश किसको किसको नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति को परमादेश नहीं दिया जाएगा, राज्यपाल को परमादेश नहीं दिया जाएगा। डन। अगला तीसरा रिट क्या है? प्रतिषेध। यह रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसके क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी कि प्रतिषेध का मतलब रोकना। ओनली ऑफिशियल, यानी कि ये सिटीजन के लिए नहीं है, नॉट फॉर सिटीजन, ओनली ऑफिशियल। ठीक, और आगे देखते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण या उत्प्रेक्षण नागरिक और नागरिक को भी दिया जा सकता है, अर्ध न्यायिक को भी दिया जा सकता है। अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसका संबंध भी न्यायिक क्षेत्राधिकार से है, लेकिन निषेध एवं उत्प्रेक्षण में अंतर है। क्या अंतर है? प्रतिषेध या निषेध में रोक दिया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षण में सिर्फ रोका नहीं जाता बल्कि सुधार भी किया जाता है। अधिकार परीक्षा। लोक पद पर बैठा किसी व्यक्ति की वैधता की जांच, अगर पद वैध नहीं होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, उससे आस्क पूछा जाएगा, अधिकार, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं, किस हक से बैठे हैं। ठीक है, वैलिड है कि नहीं है ये जांच करेंगे और फिर उसको। तो कौन कौन रिट हमने पढ़ा? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये अब खत्म हो गया। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो बियॉन्ड है इसके, जबकि इसी के टॉपिक से रिलेटेड है। क्या है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिकल 33 जो है 4 प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख है। कानून व्यवस्था को मौलिक अधिकार को कम करने की बात करता है। आर्टिकल 33 4 प्रकार से बात करता है। क्या है? कानून व्यवस्था को मौलिक अधिकार को कम करने की बात करता है। लागू करने वाले व्यक्ति सशस्त्र बल, गुप्त सेवा, आवश्यक दूर संचार सेवा। 4 प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख है। कौन कौन व्यक्ति हैं? कानून व्यवस्था वाले व्यक्ति को, सशस्त्र बल वाले व्यक्ति को, गुप्तचर सेवा वाले व्यक्ति को, आवश्यक दूर संचार सेवा वाले व्यक्ति को। इनके मौलिक अधिकारों को कम करने की बात करता है। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनके मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, जबकि नॉर्मल व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जाता। आर्टिकल 34 क्या कहता है? 34 में है, जब किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। ठीक
ठीक है, ये आर्टिकल 34 बोलता है। 1958 में पारित किया गया AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। मणिपुर पंजाब में 1983, मणिपुर में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में ये अफस्पा लागू होता है। आर्टिकल 35 की बात करें तो मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है संसद के द्वारा, यानी संसद पास करके। जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 को देखा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया गया कानून बनाकर। आर्टिकल नंबर 24 में देखा बलात् श्रम निषेध कानून बनाकर। ठीक, तो ये सब किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन। आर्टिकल 358 में आपातकाल जब लागू होगा, यानी कि युद्ध वगैरह की बात होगी, तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू होगा, जिसमें आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 359 में बोलते हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हो तो राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर किसी भी मौलिक अपराध का सस्पेंशन, यानी कि सभी मौलिक अपराध का सस्पेंशन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 44वां संशोधन 1978 में, तो 44वां संशोधन 1978 में आर्टिकल 20 और 21 का किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 20 और 21 बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही, क्योंकि ये जीवन का है, प्राकृतिक है, हम जिंदा रहने की बात करते हैं। आर्टिकल 21 हमने पढ़ा, कितना सारा हमारे पास नियम कानून है। आर्टिकल 21 में संरक्षण की बात आती है, कि गिरफ्तारी से रिलेटेड की बात आती है, तो ये किसी भी हाल में ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 359 में, चाहे युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह वगैरह वगैरह। जबकि 1958 में क्या किया गया कि आपातकाल हो, युद्ध हो, राष्ट्रीय आपातकाल, सिर्फ 19 सस्पेंशन होगा, लेकिन 19 में वही है स्पीच वगैरह वगैरह, अभी हमने पढ़ा है पिछले जस्ट। यस, तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। हाँ, हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आर्टिकल जो 12 से लेके 35 तक हम बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकार है, जबकि इसमें 12, 13 और 33, 34 और 35 ये हमारे डायरेक्ट मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। डायरेक्ट मौलिक अधिकार हमारे 14 से लेके 32 तक ही हैं, जिसमें 31 एब्सेंट है, वो तो कानूनी अधिकार बन गया है, तो 14 से 32 मान सकते हैं। जबकि 12, 13, 33, 34, 35 ये हमारे डायरेक्ट मौलिक अधिकार नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी ये हम एक नोटबुक से कंप्लीट कर रहे हैं, इसका दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट में किया जाएगा। उसमें क्या है कि बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया। ये चूँकि हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है, तो किसी एग्ज़ाम में कुछ चीज़ पूछता है, किसी एग्ज़ाम में कुछ पूछता है। अब यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे इसको जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ आर्टिकल से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, कैसे, कब हटाया गया, कब बढ़ाया गया, ये है, ऐसे है। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अब इसके लिए इजाज़त दीजिए। आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारा यही कामना है। आप लोग अपने मुकाम को हासिल करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।